अपना जो वो आया है ना, उसमें तो अपने को एक बार सबको रिवाइज हो जाएगी चीजें। देखिए कैसे होता है, जैसे कि सिंपल सा है कि जब हमें किसी भी अगर हम सिविल राइट की बात करते हैं, तो जब हमारे सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, देन डेफिनेटली हम उस राइट के वायलेशन के लिए कोर्ट में जाएंगे और उसके लिए रिलीफ लेंगे, है ना। उस रिलीफ में प्रॉपर आपका कोर्ट में केस चला है। अब यहाँ जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं, कहाँ से हमारे ऑर्डर्स स्पेसिफिक क्लाइंट वाले शुरू होते हैं। वैसे तो ऑर्डर 2 से ही शुरू हो जाता है, बट फिर भी हम माने तो ऑर्डर हम 6 से देखेंगे, जनरल प्रीडिंग, फिर हमारा प्लांट, आर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट, ये जब सारे शुरू होते हैं, देन फाइनली हम लोग आते हैं कि हमें आज्ञप्ति मिल जाता है, मीन्स हमारी डिग्री हमें मिल जाती है। अब सिर्फ डिग्री मिल जाना काफी नहीं है, उस डिग्री का एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है, मीन्स उसका निष्पादन किया जाना। उस निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो हमारी ऑर्डर 21 में बताई गई है। ऑर्डर 21 के साथ सेक्शन 36 से लेके 74 तक एग्जीक्यूशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर किस तरह की गाइडलाइन या प्रोविजंस जो हैं वो बताए गए हैं। देखिए एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करूं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, सॉरी जितने भी रूल्स हैं 21 के, आप जब उन्हें पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल सभी को बोला था कि 10 से 23 तक रूल पढ़कर आइएगा। आई डोंट नो किसी ने पढ़े, गणेश नाम से किसने ज्वाइन किया है भाई? अच्छा गणेश विश्वकर्मा ना, चलिए। तो यहाँ पर जब हम ऑर्डर के रूल्स को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े हैं अभी तक सिर्फ एग्जीक्यूशन के, वो सारे एज इट इज आपको वहां देखने को मिलेंगे कि किस तरह से निष्पादन किया जाएगा। एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें क्या प्रोसेस होगा। मतलब सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि कौन सा कोर्ट है जो एग्जीक्यूशन करवा सकता है। कोई मुझे बता सकता है कौन सा कोर्ट है वो जो एग्जीक्यूशन करा सकता है? किस कोर्ट को ये राइट होते हैं जो एग्जीक्यूशन करा दे? अर्शिया? सिविल कोर्ट मैम। ठीक, सिविल कोर्ट। अर्शिया? नंदिता? मैम एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव कोर्ट। किसी को ये याद नहीं आ रहा है यहाँ पर जो हमने डिटेल में पढ़ा था कि जिस कोर्ट ने आज्ञप्ति दिया है, पहले हम कहाँ जाते हैं भाई? एग्जीक्यूशन तो आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट में तो लगाएंगे ही, पर यहाँ क्वेश्चन ये आता है, अगर याद हो तो सेक्शन 37 याद है किसी को? पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है सिर्फ कि आप लोग ये याद रखिए कि सेक्शंस के साथ जो आपके ऑर्डर 21 है उसके रूल्स पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, जैसे कि एग्जीक्यूशन किस कोर्ट में लगाया जाएगा, फिर क्या उस कोर्ट को ये राइट है कि वो उस एग्जीक्यूशन को कहीं और ट्रांसफर कर दे, ये क्वेश्चन भी राइज होता है। फिर एक ये भी होता है कि क्या कोर्ट को कितने पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। क्या यहाँ अगर किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकती है, शॉर्ट आउट कर सकती है। इसी के साथ क्या वो डिग्री में किसी तरह की छेड़खानी कर सकते हैं कि डिग्री मान लीजिए 2 लाख की है तो एग्जीक्यूटरी कोर्ट उसको 2 लाख से 1 लाख का कर दे? नहीं। तो यहाँ ये इतनी तरीके। फिर सबसे खास चीज कि एग्जीक्यूशन में क्या क्या हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे पीपीटी से हम लोगों ने कल भी थोड़ा देखा ना, आपको यहाँ आपका माइंड सेट करना है अब चीजों के लिए, मतलब इसको लाइव और प्रैक्टिकली आपको आपकी उसमें लेकर आना है। लिखना पढ़ना वो सब बात की बातें हैं, सिलेबस बात की बात है। अभी आपको ये फोकस करना है कि एग्जीक्यूशन होता क्या है और एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। मेरा सिंपल सा आज अभी इतना ही मोटिव है। एग्जाम के पर्पज से तो आपको लिखना है पढ़ना है वो सारी अलग चीजें हैं। अभी आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन होता क्या है, निष्पादन क्या होता है। तो किसी भी डिग्री का जब हम निष्पादन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस कोर्ट में हम जाएंगे, किस तरह से उसे लगाया जाएगा, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, क्या किसी भी सिविल नेचर के लिए एग्जीक्यूशन लगाया जा सकता है, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा या कभी एग्जीक्यूशन को रोका जा सकता है, क्या एग्जीक्यूशन में हम स्टे ले सकते हैं, और अगर अपील लगाई गई है तो एग्जीक्यूशन का पार्ट कहां तक लिमिटेड रहेगा। इतने सारे डाउट्स, मतलब ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे किए हैं ये सारे आपको मुझसे करने चाहिए, है ना।
तो यहाँ आपको इस पार्ट पर ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या हम एग्जीक्यूशन के लिए किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं यस। क्या हम किसी को कितने टाइम के लिए, क्या किसी महिला को कर सकते हैं? मैम डिपेंड करता है। वेरी गुड। डिपेंड कहाँ से करता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि सिविल में महिला को उस समय पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के घर में किस टाइम पीरियड में जाया जा सकता है, और इसी के साथ क्या किसी की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और अगर अटैचमेंट किया जाएगा तो किन किन चीजों का नहीं होगा। किन किन चीजों का नहीं हो सकता है आफरीना? ये बेसिक से मेरा, क्योंकि मुझे आज आप लोगों को ये बेसिक क्लियर करवाना है, ये आज एग्जीक्यूशन हम लोग खत्म करेंगे। बट एग्जीक्यूशन आपकी सीपीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें किसी चीज की डिग्री मिलती है और अगर वो डिग्री हमारी किसी काम की नहीं है, अगर हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं, तो हमारा मतलब ये मान कर चलिए कि स्वतः धारण ना की गई हो, तो इसको हाईलाइट कीजिए। आपको यहाँ बताना चाहिए आफरीना की सेक्शन 60 में हमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलर, हाँ, तो यहाँ सेक्शन वाइज आप लोगों को चीजें याद रखनी है, प्लस रूल्स एंड ऑर्डर, कि यहाँ पर सेक्शन 60 में हमारे पास गाइडलाइन है पूरा सीपीसी में कि इन चीजों को अटैच किया जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है, बट इन चीजों को नहीं किया जा सकता है। अब एग्जीक्यूशन में क्या स्टे हो सकता है? क्यों अंकिता, एग्जीक्यूशन की डिग्री आप एग्जीक्यूशन आपने लगाया है, तो क्या उसमें कोर्ट स्टे दे सकता है? अंकिता चौबे, मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हेलो, सॉरी, एग्जीक्यूशन लगाया गया है तो उसे किस बिहाफ पर स्टे मिल जाएगा? हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही। ऑर्डर 41 रूल 5 के, अब अगर मान लीजिए ऑर्डर 41 रूल 5 के हिसाब से सीख सकते हैं। ओके, अब यहाँ मान लीजिए कि किसी ने अपील लगाया है, फिर तो क्या एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा? आपकी एक तरफ अपील भी चल जाएगी और आपका एग्जीक्यूशन भी चल जाएगा। इज इट पॉसिबल? नो, दो चीजें एक साथ नहीं होंगी। अगर आपने अपील लगाई है तो आपकी एग्जीक्यूशन की डिग्री को स्टे कर दिया जाएगा, है ना? तो यहाँ मतलब मेरा ये है अभी, और किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट एकदम क्लियर हो। एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, किसके फेवर में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में दिया जाएगा, मूवेबल में दिया जाएगा, किस कोर्ट को राइट है, किसे नहीं है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सीपीसी का। चलिए, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बीच में भी पूछ सकते हैं अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो। एक मिनट, हम अटेंडेंस ले लूं। देखिए, यहाँ तक ये चीज, कुछ स्लाइड्स तो हम पढ़ चुके थे। जैसे अगर किसी ने नया ज्वाइन किया तो सुन लीजिए पहले। ऑर्डर 21 जो हमारा है, स्टे एग्जीक्यूशन, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस एंड रेसिस्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। हमारा जो 21 है, इतनी चीजों को लेकर बैठा है कि भाई ऑर्डर 21 जो आपका है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं जिस पर कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई जब हमें किसी पर्टिकुलर राइट्स का, हमारे सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है और हमने उसके लिए डिग्री लिया है, तो उस डिग्री के बिहाफ पर हमें इतनी चीजें हम कर सकते हैं। अब वो डिग्री आपने एग्जीक्यूशन के लिए लगाया तो क्या उसका स्टे किया जा सकता है? तो यस। अब अगर स्टे वाला पार्ट नहीं है, देन मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? तो जैसे कि रूल 1 में ही फर्स्ट में ही बता दिया गया है कि अगर पेमेंट से रिलेटेड है तो क्या होगा, देन सेल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इवन इसमें अटैचमेंट भी होना चाहिए कि अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कई सारी चीजें हैं। फिर who can make application for execution? डेफिनेटली डिग्री होल्डर या उसके एलआर, या जो उसमें क्लेम करता है वो, या फिर किसी को वो डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है वो, या फिर अगर किसी का उससे कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट है तो वो पर्सन। क्लियर?
कि भाई हम अगर ये बात करें कि एग्जीक्यूशन कौन लगा सकता है, तो एग्जीक्यूशन ये लोग लगा सकते हैं। अब किसके अगेंस्ट होगा? डेफिनेटली जजमेंट डेप्टर के अगेंस्ट। एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लीजिए। ए ने बी के अगेंस्ट केस लगाया, सिविल सूट फाइल किया रिकवरी का, बी के फेवर में डिक्री मिला है, बी को ए के अगेंस्ट डिक्री मिला है, बी हुआ हमारा जो बी हमारा है वो है जजमेंट डिक्री होल्डर और ए जो है वो है जजमेंट डेप्टर। तो यहाँ हम किसके लिए अगेंस्ट लगाएंगे? ए के अगेंस्ट लगाएंगे। अब ए के अगेंस्ट लगा रहे हैं तो अब इसमें कौन किस तरह से जो भी होगा, व्हाट आर द डिक्रीज दैट मे बी एग्जीक्यूटेड, तो जितनी भी तरह की हैं। अब देखिए डिक्री में अगर यहाँ पर हम बात करें तो हर एक सिविल नेचर की डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट अगर कहीं पर उस डिक्री से रिलेटेड एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जिस टाइम पर आपका सिविल सूट चल रहा था या पिटिशन चल रही थी उसी टाइम पर हो चुका है, तो यहाँ एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 लाख का आपका केस चल रहा था और जिस दिन आपको डिक्री मिला कोर्ट में उस व्यक्ति ने उसी दिन आपको 2 लाख रुपए दे दिए, देन अब आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, क्या क्या हो सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाएगा, डिलीवर ऑफ द प्रॉपर्टी को अरेस्ट अटैच किया जा सकता है। कुर्क करना मतलब जब कोर्ट अपनी जजमेंट डेप्टर की संपत्ति को होल्ड करता है, मींस अटैच कर लेता है, और कोर्ट के ही जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी से मतलब है ऑफिसर्स या वैलिड लोग, उसे कुर्क करते हैं और कुर्क करके उसका पैसा कुर्क करना, अटैच करना और उसके बाद उसे सेल करते हैं, या फिर बिना अटैचमेंट के उसे सेल करते हैं और वो अमाउंट किसको दिलवा देते हैं? डिक्री होल्डर को। तो यहाँ पर एक वो तरीका है। या फिर अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेंशन किया जा सकता है, रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है, और पार्टीशन। फिर हाउ इज डिग्री रिलेटेड टू पेमेंट एग्जीक्यूटिव? रूल ऑर्डर 21 का रूल 30 ऑफ सीपीसी यहाँ क्लियर करता है कि यहाँ पर every decree for the payment of money, including a degree of the payment of money as the alternative to some other relief, may be executed by detention in the civil prisons of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both। अब जब अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री है तो क्या उसे अरेस्ट किया जा सकता है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने वहां किए थे ये सारे आपको इस पीपीटी में उसके आंसर्स मिलेंगे, और यहाँ आपको फोकस करना है विच सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पहले लगता था कि भाई सेक्शंस हमें कब पढ़ने हैं, ऑर्डर्स हमें कब पढ़ने हैं। ऑर्डर 21 स्पेसिफिक क्लियर कर देता है कि पर्टिकुलर इस सेक्शन में आपको ये चीज डिफाइन कर दी गई है। जैसे कि सेक्शन 50 में हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देखा। अब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कहीं भी आपको एग्जीक्यूशन वाले क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन करना है, तो यहाँ हर जगह आप लोग ध्यान रखिए कि आप यहाँ सेक्शन लिखेंगे, आप यहाँ रूल लिखेंगे ऑर्डर 21 के साथ जो जो रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे अभी ऑर्डर 21 का रूल 30 एप्लीकेबल होता है किस चीज के लिए, कि हम पेमेंट ऑफ मनी का भी अगर केस है तो यहाँ पर उसे सिविल प्रिजन्स में जजमेंट डेप्टर को भेजा जा सकता है, इवन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, ठीक है, या दोनों किया जा सकता है, क्लियरली मेंशन है। इसके साथ आपको देखना है कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। फिर हाउ इज डिग्री रिलेटेड टू स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेड, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 21 रूल 31 का 1 ऑफ सीपीसी, when the decree is for any specific movable property, specific मतलब विनिर्दिष्ट चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जंगम संपत्ति या चल संपत्ति। The execution can take place in any following mode, क्या क्या हो सकता है, सीजर या तो सीजर या डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको वो प्रॉपर्टी एनी हाउ किसी को सौंपनी है। इसके लिए एक केस भी लिख लीजिए, बहुत फेमस केस है,
एक मिनट में केस आपको बताती हूँ। हाँ एक्चुअली मैंने लिखा था अलग से। चलिए केस में आपको बाद में बताती हूँ। क्या होगा, सीजर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी में भी स्पेसिफिक यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो किसी भी तरह से हो सकता है, जो कि ऑर्डर 2 में बताया, ऑर्डर 21 के रूल 2 में बताया गया है। बाय डिटेंशन और बाय अटैचमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड डिटेंशन, अटैचमेंट एंड डिटेंशन बोथ। अब ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी आपके सेक्शंस में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट पावर्स डज द कोर्ट हैव रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको स्पेसिफिक अलग अलग याद रखनी है। एक मिनट, हाँ 1-2 मिनट। ऑर्डर 21 रूल 35 स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। देखिए अब अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली है और इसका सब रूल 1 देखिएगा, जहां पर किसी डिक्री स्थावर संपत्ति के डिलीवरी के लिए है, वहां पर उसका कब्जा उस पक्षकार को जिसे न्याय निर्णित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपनी ओर से परिधान प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे, यदि आवश्यक हो तो किसी ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है, हटा करके उसका परिधान कर सकता है। देखिए क्या होगा, मीन्स यहाँ आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का किस तरह से डिलीवर किया जाए, मूवेबल प्रॉपर्टी का किस तरह से किया जाए, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर 31 जो है, ऑर्डर 21 का रूल 35 का 1, 2, 3 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल। अब अगर मान लीजिए कि जहां पर किसी वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो किसी के संयुक्त कब्जे में है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहां पर कई बार वारंट भी लगाया जा सकता है। इसको मैं पूरा ये सेक्शन रीड करूँ, ये वाला रूल रीड करूंगी, एक बार सुनिएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हाईलाइट भी करिएगा। डिग्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर डिग्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन देयर ऑफ shall be delivered to the party whom it has been adjudged, or the such person of may appoint and receive delivery in his behalf and is necessary by removing any person bounded the degree who refuse to vacate the property। अब ऐसी कोई कंडीशन है तो वो उसको हटा देगा। अब अगर यहाँ कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर कि वो प्रॉपर्टी दो लोगों के बीच में है, ज्वाइंट पोजीशन है किसी का, तो उस ज्वाइंट पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे, उस पर कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उसे वारंट लगा दिया जाए और डिक्री के में जिस तरह की चीजें मेंशन की गई हैं उसके स्थान पर, ये है ना पुराने टाइम पर हुआ जाता था। अगर आप लोग को याद हो तो जैसे इसमें सीपीसी में लिखा हुआ है, किसी के पास हिंदी की बुक हो तो एक बार उसको रीड करना। जहां किसी स्थावर संपत्ति के संयुक्त कब्जे के लिए है, वहां संपत्ति के किसी सहज दृश्य, ये क्या होता है कि जहां पर इजीली देखा जा सके स्थान पर वारंट की प्रति लगाकर, मतलब जो वारंट कोर्ट ने इशू किया है उसको चस्पा करके या लगाकर, या डिक्री के सार को किसी सुविधाजनक स्थान पर डूडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िक ढंग से उद्घोषित करके उसे कब्जे का परिधान किया जा सकता है। पहले के जमाने में होता था ना, वो ढोलबाजी बजाकर डिक्लेयर किया जाता था, एक तरह का डिक्लेरेशन की इस तरह की चीज यहाँ पर इस व्यक्ति की नहीं है, आसी है, इसकी नहीं, इसकी होगी। ये यहाँ आपके रूल 35 के सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है, तो यहाँ इसे हाईलाइट कर लीजिए।
और इसी तरह जहां किसी निर्माण या अहाते में कब्जे का परिधान किया जाना है। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो वहां पर जो जिसने पोजीशन रखा है उसकी डिक्री में जिस भी तरह की चीजें मेंशन की गई हैं या उस कोर्ट ने जिस तरह का डिसीजन दिया है उसके अकॉर्डिंग चेतावनी देकर उसको हटा दिया जाएगा। और अगर कोई लेडी है, जैसे कि हमारे हमने पहले भी देखा है कि लेडीज के लिए स्पेसिफिक मेंशन किए गए हैं रूल्स की, अगर पर्दा प्रथा रखती है तो किस तरह से आप पहले उसे सूचना देंगे, नोटिस में लाएंगे कि आप किसी पर्टिकुलर हाउस में एंटर होने वाले हैं, तो यहाँ पर उसे हट जाने का बोलने के बाद ही, या ताला या चटकनी अगर है तो उसे हटाकर खोलकर, जब तक आप अगर वो लेडी है उसे स्पेसिफिक इसके बारे में बता देने के बाद, उसके नॉलेज में आने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि देखिए एग्जीक्यूशन जब किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली केस बताती हूँ जिसमें कि मतलब मेरे ही दौरान कोर्ट में हुआ था कि घर में लेडी होने के कारण जब हम लोगों ने उसका एग्जीक्यूशन लिया, एग्जीक्यूशन में कोर्ट ने कहा कि पुलिस बल को भेजा गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए। प्रॉपर्टी क्या थी? जिसने गारंटी दिया था उसका घर था, है ना। ये केस रियल केस में आपको बता दूं। अब यहाँ बोला गया कि पुलिस को भेज दिया जाए। अब भाई घर में एक महिला, अब अगर महिला है तो पुलिस भी जब तक वो महिला उस चीज की अनुमति न दे दे या उसके नॉलेज में ना आ जाए कि हाँ आप घर में एंटर हो जाइए या आप घर खाली कर दीजिए, नहीं कर सकते। महिला ने कंप्लेन कर दिया कि मेरे नॉलेज में लाए बगैर आपने मेरे घर में प्रवेश किया, क्या हुआ? उस एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया गया। तो यहाँ पर ये जो चीजें मेंशन की गई है 35 में, क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक प्रोसीजर है, मतलब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अटैच करना, सेल आउट करना या उसका पोजीशन देना। पोजीशन कैसे हो जाएगा? आप सिंपली जाकर बोलेंगे कि भैया घर खाली कर दीजिए, अब आपको इसका पोजीशन किसी और को देना है। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो जाता है क्या कि आपने एग्जीक्यूशन लगा दिया है और मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है और कोई घर है और जिस घर में जो लोग रह रहे हैं उनको हम जाकर बोल दें कि चलिए खाली करिए घर, अब आपको इसको किसी और को दे देना है या जो डिग्री होल्डर है उसे आपको दे देना है। अगर इतना इजी होता तो कोर्ट में इतने लंबे समय तक केस ही नहीं चलता। इवन समटाइम्स ये तक हो जाता है कि पुलिस बल बुलाना पड़ता है, पुलिस के थ्रू उसे खाली कराया जाता है, कोर्ट के जो बैलेट होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स होती है तो रिसीवर या कमीशन को एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है जो डिस्प्यूट सुलझने तक उस मैटर को देखता है और उसके बाद इजीली, जब तक चीजें इजी गोइंग नहीं हो जाती तब तक आप बेवजह लड़के और इस तरह से तो नहीं कर सकते। तो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ बहुत इश्यूज आते हैं, है ना, जो कि हमारे 35 में क्लियरली बता दिए गए हैं। तो यहाँ इसके बाद इसका पूरा का पूरा रूल याद करना 35 का, क्योंकि उसमें प्रॉपर चीजें मेंशन है। How is a decree for a specific performance for restitution of conjugal rights or for an injunction executed? अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर 21 का रूल 32, क्योंकि यहाँ पर डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विनिर्दिष्ट पालन, लिख लेना आप रीना इसको। 32 ऑर्डर 21 का 32 स्पेसिफिक विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए व्यादेश की डिक्री। व्यादेश क्या होता है? इंजंक्शन क्या होता है? किसी को पता है? प्रसून। इंजंक्शन क्या होता है? प्रसून सभी ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आई थिंक पढ़ा है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ आप लोगों ने इंजंक्शन पढ़ा होगा, डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और जिसमें कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, आप लोगों ने ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हिंदू लॉ में भी पढ़ा है। तो इसमें अगर इस तरह का मान लीजिए कि इसमें जहां पक्षकार है उनके विरुद्ध इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें कि स्पेसिफिक
परफॉर्मेंस के बारे में डिग्री मिला है, वहां पर उस डिग्री के आज्ञा अनुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है, वहां उसमें अगर कोई जानबूझकर असफल रहता है तो उसमें उस कंडीशन में उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है या उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए व्यादेश दिया जा सकता है या उसे सिविल कारागार में भी डाला जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है ना। बाय डिटेंशन इज सिविल प्रेजेंस एंड अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि वेयर द पार्टी अगेंस्ट हुम अ डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर एन injunction stay has been passed has had an opportunity of obeying the decree, and if he has willfully failed to obey it, the decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal rights by the attachment of his property, या उसे जेल भेज दिया जाएगा, सिविल कारागार। और जेल भेजने को यहाँ पर बार बार अगर यहाँ सिविल प्रिजन लिखा गया है तो आप लोग भी यह याद रखिए कि आपको भी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हिंदी में हम उसे सिविल कारागार बोलते हैं और इंग्लिश में सिविल प्रिजन। अब देखिए ये वाली जो क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स डज द कोड हैव रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये वाला अभी हम लोगों ने देखा। What are the objectives and condition proceeding the stay of an execution? अब देखिए Rule 5 of the CPC provides for the stay of an execution where the suit in pending in any court, decree holder and judgment debtor. In such circumstances, if the court is found the rights of parties are required to be adjudicated by the court where such suit is pending, and unless the rights are to be determined, the decree cannot be executed. In such circumstances, court can stay the execution proceeding. Also, when an appeal has been filed by either of the party, the appellate court may order stay of proceeding or stay on an execution of such decree. अगर कहीं पर किसी तरह का स्टे ले लिया गया है, एक मिनट भाई कितना शोर करते हैं आसपास में। तो रूल 5 जो है वो क्लियर करता है कि अगर किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए अपील की जानी है या की जा सकती है, वहां पर इस तरह से कोर्ट को ये राइट है कि वो उसके लिए स्टे दे दे, स्टे फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे अभी मैंने पहले ही कहा था कि अगर कहीं पर अपील किया जाना है और एग्जीक्यूशन आपने लगा दिया, दोनों एक साथ नहीं होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दिया जाएगा अगर उससे रिलेटेड उनका अपील का राइट बनता है और उसे क्लोज नहीं किया गया है। अपील का राइट क्लोज कब होगा, कोई बता सकता है मुझे कि हमारे राइट्स कब क्लोज हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर? जैसे मैंने एक ये सेंटेंस कहा कि अपील का राइट क्लोज हो नहीं हुआ है, तब तक कब होते हैं अपील के राइट क्लोज? अंकिता चौबे, देशिका, मैम शायद 30 days ऑफ डिग्री पास्ट, उसके बाद डिग्री पास हो गई उसके बाद आपके अपील के राइट क्लोज हो जाएंगे। मान लीजिए एक लिमिटेशन एक्ट में बार बार बोलती हूँ, किसी को याद हो तो मर्यादा अधिनियम, टाइम, ठीक है, आपका अपील का राइट है बट आपका लिमिट निकल गया है, देन क्या हुआ, आपके अपील के राइट क्लोज हो गए, है ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि भैया आपका एग्जीक्यूशन भी नहीं चाहिए हमें तो, क्योंकि हमारा डिग्री के समय ही प्रॉपर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो गया है, आपका अगर पेमेंट से रिलेटेड था तो पेमेंट भी मिल गया है, बट ये नहीं हुआ है,
और उसके साथ आपका अपील का राइट भी खुला है। तो आप यहाँ पर, अब मान लीजिए कि मेरा 10 लाख का केस था और मुझे यहाँ डिक्री मिला है 7 का, अब 7 में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे 10 का 10 ही चाहिए, तो मैं पहले एग्जीक्यूशन में जाऊंगी इस 7 लाख के लिए, या मैं 10 लाख के लिए फिर से अपील में जाऊंगी? डेफिनेटली अगर मेरे पास ये अपील में जाने का राइट है तो मैं अपील में जाऊंगी। मेरा ये राइट कब क्लोज होगा? जब लिमिटेशन निकल जाता है। अगर लिमिटेशन निकल गया है तो मेरा ऑप्शन ही खत्म है। पर यहाँ पर अगर मेरा अपील का राइट खुला है तो पहले तो मैं इसको बढ़ाने के लिए अगर मैंने अपील लगाई है तो एग्जीक्यूशन का सवाल ही नहीं उठता, है ना। और अगर एग्जीक्यूशन लगा दिया गया है और सामने वाली पार्टी ने उसका अपील लगाया है, तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने अगर अपील लगा दिया है तो आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टे लग जाएगा उस पर, है ना। तो the objectives is the protect the interest of the both parties, that is the decree holder and the judgment drafter, in case the order gets reversed by the appellate court। कई बार ऐसा भी होता है कि अब अपीलेट कोर्ट में लगा दिया, अब अभी तो मुझे लगा था कि भाई यहाँ पर 10 लाख का केस था और 7 लाख ही मिला है और मैंने तो अपील नहीं लगाई, सामने वाले ने इसके लिए अपील लगा दी तो मेरा 7 लाख भी रिवर्स में चला गया, है ना। तो यहाँ पर वो चीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन केस द ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड बाय द अपीलेट कोर्ट, द डिस्प्यूट सब्जेक्ट मैटर विल स्टे द सेम, thus protecting the interest if both the parties, the condition preceding the court's order regarding the stay on execution of decree, the appellate has been made without unreasonable delay, the applicant might suffer from a substantial loss unless such stay is applied, security has been given by the applicant for the performance of the decree, this decree is usually passed when both of parties are heard। However, under Rule 5(3), court have a power to make ex parte order in case of stay of an execution। मतलब ये जितनी भी चीजें यहाँ बताई गई हैं, तो यहाँ पर स्टे के साथ कई बार एक्स पार्टी डिसीजन भी किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन में भी, एग्जीक्यूशन में ये कब होता है? जब सेम चीज जो ऑर्डर 9 में हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर पार्टीज का अपीयरेंस नीडेड है, किसका? रिस्पोंडेंट का, और अगर वो नहीं आता है और वो सारी चीजें होती हैं जो कि ऑर्डर 9 में बताई गई है कि कब एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा, तो यहाँ एग्जीक्यूशन में भी वो हो सकता है कब? जब सारी कंडीशन फुलफिल हो। अब समटाइम्स एक कंडीशंस वाली बातें हैं ये, क्योंकि कई सारी कंडीशंस इसमें हैं। When does the court adjudicates upon the claim to be objection with respect to the property। अब कई बार ऐसा होता है कि जो जजमेंट ड्राफ्टर है, the court adjudicates upon the claims to be objection in respect of attachment of property in the execution of decree। Such objections are raised by judgment drafter or third parties on the ground of the property is not liable to attach। ये कब होता है? जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमने देखा था 35 में देखा था, मान लीजिए कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अब ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और ए और बी की भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ए यहाँ किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है, पर बी लायबल है, बी जजमेंट ड्राफ्टर है। अब प्रॉपर्टी ए और बी की है, तो अब बी ए उसकी प्रॉपर्टी को क्यों अटैच करने देगा, है ना। तो यहाँ अगर इस तरह का कोई इश्यू अराइज होता है तो वहां पर इस तरह के इश्यूज में भी फिर प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग देखकर ही डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। मींस यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। राइट मींस अधिकार, टाइटल का मतलब होता है यहाँ स्वत्व, जो कि कल हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी मैंने डिस्कस किया था, और इंटरेस्ट, हित in the property attached arising between the parties to be proceeding for their representatives under the rule and relating the adjudication of claim or objection shall be dealt by the court dealing with the claim and not be separated through। यहाँ पर इन सारे issues को short out court के द्वारा किया जाएगा। अब the court satisfied all the claim and objections raised। अब क्या होता है, इतना easy नहीं है ये execution को करवा लेना। कई तरह के ऑब्जेक्शंस, कई तरह के क्लेम यहाँ अराइज होते हैं। जैसे कि रिस्पोंडेंट आपके 10 हैं, मान लीजिए मैं एप्लीकेंट हूँ और मैंने 10 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया, उसमें से 7 ने तो डिनाई नहीं कर दिया कि हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर, चाहे उनका डिक्री में नाम हो, तो पहले तो उसी को चलाया जाएगा कि भाई इनके नाम हटेंगे, पूरा कोर्ट प्रोसेस करेगा, कई सारी चीजें उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इस तरह के, मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। जैसे अभी एक प्रॉपर्टी का ही आ गया कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अब ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो आप एग्जीक्यूशन कैसे करा लोगे?
या फिर जिस व्यक्ति जो जजमेंट डेप्टर है वो दिवालिया ही हो गया, फिर अब आप क्या करा लोगे, या फिर उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो क्या कर लेंगे। तो इस तरह एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि एग्जीक्यूशन इजीली हो जाता है। सभी लोग इसको रीज्वाइन कर लेना 2 मिनट बाद, क्योंकि आज मुझे इसे खत्म करना है, 10-15 मिनट और लगेगा। सभी लोग सुन पा रहे हैं? कोई एक आंसर कर दे मुझे। Yes, ma'am. सभी लोग Okay, ma'am. जैसे ही खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ केस मैं आपको बताऊंगी, वो केस आप लिख लीजिएगा और एक स्पेसिफिक इसका आंसर का मैं आप लोगों को एक सिनॉप्सिस भी लिख लीजिएगा, है ना। तो पहले हम इतना और खत्म करें फिर। अब यहाँ पर कोर्ट अगर इन सारी चीजों से सेटिस्फाइड हो जाता है कि किस किस तरह के, और देखिए जितना लंबा समय आपका डिग्री मिलने में नहीं लगता ना, उससे लंबा समय हमारा एग्जीक्यूशन में निकल जाता है। लोगों के 10-10 साल निकल जाते हैं कोर्ट में एग्जीक्यूशन का, उनका केस शॉर्ट आउट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे डेफिनेटली रिस्पोंडेंट नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी एप्लीकेंट को दे दी जाए। अगर इतना इजी हो जाता तो आपका ये सारा मैटर कब शॉर्ट आउट हो जाता? जब आपका केस चल रहा था, है ना, चाहे किसी भी नेचर का केस हो। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए जैसे कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, इतनी इजी चीजें होती तो अब कब सुधर जाती? जब आपका केस चल रहा था तभी सुधर जाती। मैं आपको बता दूं, बिल से रिलेटेड केस होते हैं, मॉर्गेज के होते हैं, चार्ज के होते हैं, पट्टे के होते हैं, मतलब अभी मैं सिर्फ आपसे एक प्रॉपर्टी वाली डिस्कस कर रही हूँ। बिजनेस से रिलेटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, ये तो एक अलग ही है। मैं यहाँ सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ जैसे सिविल सूट ट्रस्ट का हुआ, अपने मंदिर वगैरह का हुआ, फिर आपके प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ, चाहे वो हिंदू लॉ में हुआ या मुस्लिम लॉ में हुआ, जो प्रॉपर्टी या सक्सेसर के या उत्तराधिकार के होते हैं वो, या फिर किसी के पोजीशन से रिलेटेड है, स्टे से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये ऐसे केसेस ही सालों साल चलते हैं, और इन सालों साल चलने में जो प्रॉब्लम आता है वो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए है ना, कि हो सकता है आप प्रतिवादी डिनाई कर दे कि मैं तो हूं ही नहीं इसमें, अब उसके लिए महीनों चलेगा कि भाई कैसे प्रूफ किया जाए कि इसे प्रतिवादी बनाया गया है, तो वो सच में प्रतिवादी है भी या नहीं, है ना, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था। तो यहाँ पर सिविल मैटर्स में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि क्या किस किस तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे, किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, क्या क्लेम किया गया है किसी की तरफ से और क्या वो सही है। डिक्री जितना तो